नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं शशिकांत राड़े। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं का एक अगला पाठ लेकर आया हूं, जिसका नाम है वारिस कौन। ठीक है, वारिस कौन। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी जी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं विभा रानी जी का परिचय। विभा रानी जी का जन्म हुआ है 1959 में मधुबनी, बिहार में। इनका थोड़ा सा अल्प सा परिचय मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। विभा रानी जी एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। तो ये था इनका परिचय। अब इनकी कुछ कृतियां हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। विभा रानी जी ने चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है। और अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक है समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है ये। बिल टेलर की डायरी आदि कुछ इनकी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई है। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पर यहाँ पर कुछ थोड़ा ही संक्षिप्त रूप में उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। अब इस कहानी में वारिस कौन, इस कहानी में असल में क्या हमें सीख मिलती है, क्या दिया है, यह हम संक्षिप्त में जानेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। देखो विद्यार्थी मित्रों, जिनके पास समय है और जो कुछ अल्प सा साधन है, वो उन साधनों का सही उपयोग, सही समय में सही उपयोग, सदुपयोग करता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। कभी कभी हमारे पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन हम उन पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाते। यही कुछ इस कहानी में लेखिका ने बताने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर, जिसका नाम है वारिस कौन। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वारिस का अर्थ क्या है। वारिस का अर्थ क्या है, ये जानने की सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि वारिस जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, इस वारिस का अर्थ क्या है। वारिस का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? देखो, जब हमारे पिताजी गुजर जाते हैं, उनका देहांत होता है, तब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी पर जो उनके बच्चे हैं या उनकी कुछ बेटियां हैं या पत्नी हो, उनका उस प्रॉपर्टी पर क्या होता है? अधिकार होता है। उस प्रॉपर्टी को चलाने वाले जो नजदीकी लोग होते हैं, उनको ही वारिस कहा गया है, यानी उत्तराधिकारी कहा गया है।
कहानी शुरू करने से पहले ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, इसलिए वारिस शब्द का अर्थ आप जान लो कि वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी। ठीक है, अब हम इस कहानी में असल में क्या दिया गया है, क्या सीख हमें मिलती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। देखो, राजा है और राजा की 4 बेटियां हैं। अब ये 4 बेटियां, इन 4 बेटियों में से किसी एक को राजा को क्या करना है, अपना वारिस चुनना है, उत्तराधिकारी चुनना है। तो कैसे चुने? यहां पर एक शब्द आया है राजपाट। देखो, राजपाट ये शब्द है यहां पर। तो इस राजपाट का अर्थ क्या है? राजा कहता है कि इन 4 बेटियों में से मुझे एक को चुनना है अपना राजपाट चलाने के लिए। राजपाट का अर्थ यहाँ पर है जो प्राचीन काल में राजा के बाद जो उनके बेटे बेटियां राज कारोबार चलाते थे, उसको ही राजपाट कहा जाता है। राजपाट यानी राज सिंहासन या राज्य को चलाने वाला। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राजपाट कहते हैं। संक्षिप्त में राज कारोबार चलाने वाला व्यक्ति, उसे हम राजपाट कहते हैं, राजपाट चलाने वाला। तो राजा कहता है, राजा सोचता है कि किसे हम चुने और कैसे चुने। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब यहां पर क्या है दोस्तों कि राजपाट चलाना है। तो राजपाट चलाना यानी पूरे राज्य का कारोबार चलाना है। राजा अगर सोचता कि चारों बेटियों को समान राज कारोबार चलाने के लिए दे तो गलत होता। इसलिए राजा के साथ साथ वो एक पिता भी था। इसलिए राजा ने सोचा कि उन चारों बेटियों को 5 साल के लिए 100-100 दाने दे। अब ये 100-100 दाने क्यों देना चाहता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसने सोचा और उन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनके हाथों में 100-100 दाने दिए और ये 100 दाने मुझे 5 साल बाद मुझे वापस चाहिए, ऐसा भी कहा। आगे क्या होता है देखिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब देखो, पहली जो बड़ी बेटी है राजा की, उसने उन दानों का क्या किया, उन गेहूं का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि क्या पिताजी को ये दाने याद रहेंगे 5 साल बाद? अगर याद भी रहा तो मैं क्या करूंगी, अपना जो भंडार गृह है उस भंडार गृह से मैं ये गेहूं के दाने लाकर दे दूंगी। यहां पर मित्रों एक शब्द आया है भंडार। भंडार शब्द है। तो भंडार शब्द का अर्थ आपको मालूम होगा
कि जो धान रखने के लिए जगह होती है, बहुत बड़ी जगह होती है धान रखने के लिए, उसको भंडार गृह कहते हैं, जिसे हम मराठी में गोदाम भी कहते हैं। तो भंडार इस शब्द का अर्थ है गोदाम या धान रखने की जगह। तो ये जो पहली बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, वो क्या करती है, उस 100 दानों को खिड़की से बाहर फेंक देती है और सोचते हैं कि क्या पिताजी इसको मांगेंगे 5 साल के बाद, उनको याद रहेगा। और याद रहा भी तो मैं क्या करूंगी, भंडार गृह से जाकर ये 100 दाने पिताजी को दे दूंगी। ये तो पहली बेटी का विचार था। अब अगली बेटी, दूसरी बेटी क्या करती है देखो। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब देखो ये दूसरी बेटी है। दूसरी बेटी ने तो पहली बेटी से भी अलग सोचा है। उसे लगा कि ये दाने मैं कहां रखूंगी, चांदी के एक डिब्बे में। चांदी के एक डिब्बे में ये 100 दाने मखमल के थैले में बंद करके पूरे सुरक्षा के साथ मैं एक संदूकची में रखूंगी। और जब पिताजी मुझे 5 साल बाद एक गेहूं के 100 दाने मांगेंगे तो मैं संदूकची में से निकाल कर दे दूंगी। ये सोचा है दूसरी बहन ने। मित्रों, यहां पर एक शब्द आया है मखमल। मखमल शब्द है। मखमल शब्द का अर्थ क्या है देखिए, जो मुलायम कपड़ा होता है, उस मुलायम या कोमल कपड़ा होता है उसको मखमल कहते हैं। यहां पर दूसरा एक शब्द आया है संदूकची। संदूकची यानी संदूक तो बड़ा बक्सा और संदूकची यानी छोटा बक्सा, यानी छोटा बक्सा। तो मखमल की इस थैली को, जिसमें चांदी की डिब्बी है और उस डिब्बी में गेहूं के 100 दाने हैं, वो 100 दाने मैं क्या करूंगी, संदूकची में रख दूंगी। और कब पिताजी मुझे मांगेंगे तब ये दाने मैं उन्हें दे दूंगी। तो ये सोच थी दूसरे बेटी की, यानी पहले बेटी से भी अलग। अब तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। अभी देखो यहां तीसरी बहन का उल्लेख आया है, लेकिन उसने क्या किया है यहां बताया नहीं। सीधे हम चौथी बेटी की ओर जाते हैं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। देखो सबसे छोटी बहन थी और तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखो चौथी बेटी ने तो इससे विपरीत किया है। दोनों बेटियों से विपरीत काम किया है। क्या किया है? क्योंकि वो छोटी थी, सबसे छोटी थी, नादान थी, तनिक बच्ची थी। यहां देखो तनिक शब्द आया है। इस तनिक का अर्थ है थोड़ी। तनिक यानी थोड़ा। और यहां पर भुनना, भुनना एक शब्द आया है। तनिक यानी थोड़ा और भुनना, जिसे हम मराठी में कहते हैं भाजने। किसी चीज को हम भुनवाते हैं, भूनते हैं। तो उसने क्या किया छोटी बच्ची ने, कि वो जो गेहूं के 100 दाने दिए थे पिताजी ने, वो दाने उसने भुनवा कर खा डाले। क्योंकि वो गेहूं के दाने उसे भुनवा कर खाना बहुत अच्छा लगता था, पसंद
पसंद था उसे, इसलिए उसने क्या किया, वो गेहूं के 100 दाने भुनवा डाले और खा डाले और खेल में मग्न हो गई। मग्न होना इसका अर्थ है तल्लीन होना। मग्न होना, तल्लीन होना। यहां पर एक मग्न शब्द है। मग्न का अर्थ है तल्लीन होना, खेल में तल्लीन हो गई, मग्न हो गए। तो देखो, इस प्रकार से तीनों बेटियों ने तो इस प्रकार से उस गेहूं के दानों को क्या क्या किया है। अब रह गई तीसरी बेटी, जो राजकुमारी थी, पिताजी की तीसरी बेटी थी। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो विद्यार्थी मित्रों, तीसरी बहन थी, तीसरी बेटी थी, वो बहुत ही होशियार थी। उसने सोच समझकर फैसला लिया कि मेरे पिताजी ने 100 दाने मुझे दिए हैं तो यूं ही नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद का अर्थ यहां पर देखो मित्रों, मकसद का अर्थ क्या है? मकसद का अर्थ है उद्देश्य। मकसद का अर्थ क्या है? उद्देश्य। और दूसरा एक यहां पर शब्द आया है, सहज कर रखना, यानी व्यवस्थित रूप से रखना। मकसद का अर्थ है उद्देश्य और सहज कर रखना का अर्थ है व्यवस्थित रूप से रखना। तो तीसरी बेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सोच समझ कर किया है। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने ये जो 100 दाने मुझे दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए होंगे, उसके पीछे पिताजी का कोई ना कोई मकसद होगा। तो उसने क्या किया उन दानों का? तो उसने अपने कमरे के पीछे वाली जो जमीन थी, उस जमीन में वो बो डाला और उसमें से अंकुर फूटे, दाने निकले। और फिर 5 सालों में उसके पास इतने सारे दाने हुए उस गेहूं के कि गेहूं का ढेर लग गया, गेहूं का ढेर सा लग गया। तो इस प्रकार से 100 दानों से उस बेटी ने क्या किया, बहुत सारे गेहूं पैदा किए। गेहूं के फसल से उसने बहुत सारे गेहूं निर्माण किए। अब हम आगे चलते हैं कहानी की ओर। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? देखो, पिताजी ने पूछा है चारों से कि मैंने जो 100 दाने तुम्हें दिए थे आप सब लोगों को, वो 100 दाने कहाँ है? मुझे दे दो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछे, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो, यहां पर तो पहली बेटी ने क्या किया है आपको मालूम है? वो दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। दूसरी बेटी ने क्या किया है आपको मालूम है? चांदी के डिब्बे में रखकर संदूकची में उसे रखा गया था। चौथी बेटी ने क्या किया है आपको मालूम है? चौथी बेटी ने तो उसे भुनवा कर खा भी डाला। और तीसरी बेटी ने भी क्या किया है?
वो भी आपको मालूम है विद्यार्थी मित्रों। तीसरी बेटी ने उसे क्या किया, जमीन में बोकर हजारों दाने निर्माण किए थे। तो अब राजा के प्रश्न का उत्तर देने का समय आया था। तो राजा ने पूछा कि बताओ क्या क्या किया। पहली बेटी ने बताया और वो दाने लेकर आई। राजा ने पूछा कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। बड़ी बेटी बोलती है, बड़ी बेटी क्या बोलती है, देखो पहले तो राजकुमारी ने हां कह दिया, पहले तो हां कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। सच्ची बात यहां पर कौन सी है कि उसने वो दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। और अब जो उसने वो 100 दाने दिखा दिए हैं राजा को, वो कहां से लाए थे, भंडार गृह से। तो राजा को सच पता चला गया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहां हैं। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहां हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। देखो, अब ये तो साधारण बात है। 5 साल तक अगर कोई चीज, खाने की चीज अगर हम किसी बक्से में रख दें तो उसका क्या हाल होगा कि वो सड़ जाएंगे। दूसरी राजकुमारी ने वही किया था और वो दाने लाकर राजा को दिए तो राजा ने देखा कि वो दाने सब सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले जाऊंगी। अब देखो, तीसरी बेटी ने तो क्या किया है आप सबको मालूम है। तीसरी बेटी पिताजी से कहती है कि मैं इसका उत्तर, इसका जवाब मैं कल आपको दे दूंगी। ठीक है, राजा ने बोला, ठीक है, कल तो कल। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही से जवाब दे दिया। बेपरवाही, लापरवाही, यहां पर एक शब्द है। बेपरवाही का अर्थ क्या है, लापरवाही, यानी जिम्मेदारी को स्वीकारना, न स्वीकारना, लापरवाही। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। अब ये सबसे छोटी बेटी बता रही है पिताजी को कि उन दानों का क्या किया। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खाई। आप ही पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब देखो, पिताजी से ही वो कह रही है कि पिताजी आप किन किन चक्करों में पड़ते हो। मुझे तो गेहूं के दाने बहुत पसंद है भुनवा कर खाना, और वो आपको मालूम है, सो मैंने उस दानों को खा डाला। ठीक है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब देखो यार, राजा जो निराश हुआ है, निराश क्यों हुआ है, क्योंकि उसको राज्य का कारोबार चलाने के लिए एक अच्छा वारिसदार चाहिए था, और राजा के सामने तो ये सब ऐसा चल रहा था। इसलिए राजा सभी के उत्तर से बड़ा ही निराश हुआ। अब बस उम्मीद थी, उम्मीद यानी आशा,
उम्मीद के किरणें। उम्मीद का अर्थ क्या है? आशा। यहाँ पर उम्मीद एक शब्द आया है, उम्मीद का अर्थ है आशा। अब केवल तीसरी बेटी से ही कुछ ना कुछ उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। खुद तीसरी बेटी पिताजी के पास आई है और कह रही है कि चलिए पिताजी, मैं आपको बताती हूं कि उन 100 दानों का मैंने क्या किया है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहां कहां के चक्कर लगवाओगी? आशा रखता था राजा, क्योंकि एक तीसरी उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद थी तीसरी बेटी से। तो राजा बहुत परेशान था और परेशानी में ही उसके मुंह से क्या निकला कि कहां कहां के चक्कर लगवा रही हो बेटी उन 100 दानों के लिए? अब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा हैरानी से देख रहा था कि मेरी बेटी ने क्या किया। राजा एक बड़े से फसल के सामने खड़ा था और राजकुमारी बोलती है कि पिताजी, ये है आपके 100 दाने। आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे, उन 100 दानों का मैंने इतना बड़ा खेत बनाया, फसल बनाई और हजारों लाखों दाने अब आपके सामने हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखिए मित्रों, एक कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखिका विभा रानी जी हमें कहना चाहती है कि हमारे पास कितना भी धन हो, संपत्ति हो, कितना भी समय हो, लेकिन उचित समय में उस समय का और उस साधनों का अगर हम अच्छा उपयोग नहीं करते हैं तो हम जिंदगी में हार जाते हैं। कभी कभी हम जिंदगी से हार जाते हैं। इसलिए हमारे पास या किसी के भी पास अगर कोई बड़ी संपत्ति हो और उस संपत्ति को चलाने वाला, आगे चलाने वाला कोई अच्छा वारिसदार अगर नहीं जन्मा तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। यही बात बताने की कोशिश इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने बताने की कोशिश की है। और आपको ये कहानी, आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए। मैं आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा अगले पाठ के साथ। तब तक नमस्कार।